चौथा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला प्रश्न है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉल्ट मैकेंजी ने। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो महलवारी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। इसकी व्याख्या को देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे। तीसरा प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहां पर? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। इसकी व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 में आधुनिक तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था मूल रूप से वर्ष 1820 में मद्रास तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम इसके बाद जो है इसके ऊपर में है कि सर्वप्रथम जो है यह मद्रास, बम्बई, प्रेसिडेंस तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था। अब है चौथा प्रश्न कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसकी मांग की थी ऑप्शन डी हो जाएगा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। व्याख्या देखते हैं कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1876 से 1878 के दौरान। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876-78 में पड़ा था। यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। इसके बाद सन 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेचली की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। छठा प्रश्न है कि भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रेची आयोग के द्वारा। व्याख्या है कि स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल आयोग की नियुक्ति का सुझाव मैकडॉनल्ड आयोग ने दिया था। 7वां प्रश्न है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? ऑप्शन ई हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो ब्रिटेन के व्यापार से जो अवशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। 8वां प्रश्न है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा थॉमस मुनरो ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। 9वां प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है।
यह था ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा। व्याख्या की रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। 10वां प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जमींदार ने। इसकी व्याख्या कि ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित था। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। व्याख्या की भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। बंबई से थाने तक 1853 में प्रथम रेल भारत में चली। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का अगला प्रश्न है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। व्याख्या की सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन, प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वे व्हाइट मैन वर्डन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1852 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि। 14वां प्रश्न है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? यह कहा था उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। व्याख्या की रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए। विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थनाओं, पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। 15वां प्रश्न है
कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जमींदार के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता है। 16वां प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। व्याख्या है इसका कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण भू राजस्व का निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक अस्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकारी खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी। 17वां प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था, क्या कारण था उत्तरदायी, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। व्याख्या का 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण निम्न हैं। पहला है कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर था। दूसरा है भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना। तीसरा है भारत से कच्चे माल का निर्यात। चौथा है भारतीय माल पर आते जाते समय कर। पांचवा है कि भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना। और पांचवा है कि लंकाशायर व मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। 18वां प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी तथा गुजराती भाषा में रस्त गोप्तार साप्ताहिक पत्र को निकाला। 1892 में फिनसबरी क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए। वे 1886, 1893, 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की।